दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 6 दिसंबर 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से एक यात्रा पर निकलने वाले हैं। यह संभव है कि पंचायत चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के सभी जिलों का दौरा करेंगे और विकास कार्यों का जायजा लेंगे। यह कहा जा रहा है कि शराबबंदी कानून को लेकर घिरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस यात्रा का मुख्य मकसद विकास कार्यों को सरजमीन पर देखने के साथ लोगों से शराबबंदी कानून को लेकर उनकी इच्छा भी जानने का प्रयास करेंगे। आपको बता दूं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सत्ता में रहे हो या फिर सत्ता से बाहर हो, वे बिहार की यात्रा पर निकलते रहे हैं और अपनी यात्रा का नाम भी देते रहे हैं। यह नीतीश कुमार अब तक न्याय यात्रा, विकास यात्रा, धन्यवाद यात्रा, प्रवास यात्रा, विश्वास यात्रा, सेवा यात्रा, अधिकार यात्रा, संकल्प यात्रा, संपर्क यात्रा सहित अन्य यात्राओं के जरिए बिहार की राजनीति को भांपते रहे हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी के मुद्दे पर एक बार फिर से सरकार को घेरने के मोड में हैं। जहां विधानसभा चुनाव के वक्त तेजस्वी यादव ने 10 लाख रोजगार का वादा किया था और बेरोजगारी का मुद्दा ऐसा उठाया था कि जिसका जवाब एनडीए को खोजे नहीं मिल रहा था। जब भले ही तेजस्वी यादव को सत्ता नहीं मिली, लेकिन एनडीए को भी सत्ता पाने में पसीने छूट गए थे। विधानसभा चुनाव तो खत्म हो गया है, लेकिन तेजस्वी यादव इस मुद्दे को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते हैं। जहां अब उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 2022 में मार्च महीने में किसी दिन राजधानी पटना में बेरोजगारी के मुद्दे पर बेरोजगारी महारैली का आयोजन करेंगे। यह तेजस्वी यादव ने बताया है कि बिहार में 5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी के पद खाली हैं, लेकिन सरकार उसे नहीं भर पा रही है। उनकी सरकार आएगी तो खाली पड़े तमाम सरकारी नौकरी के पद भरे जाएंगे। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव को पता है कि बिहार में युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है और बड़ी संख्या में युवा रोजगार को लेकर भटक रहे हैं। वहीं बिहार में उद्योग धंधों का हाल भी ठीक नहीं है। ऐसे में जब युवाओं को रोजगार और वह भी सरकारी रोजगार बिहार में ही देने की बात करेंगे तो फिर युवाओं का झुकाव आरजेडी की तरफ बढ़ेगा, जिसका असर तेजस्वी यादव ने विधानसभा चुनाव में देख लिया है, जब उनकी चुनावी सभाओं में बड़ी संख्या में युवाओं की भीड़ जुटी थी। तेजस्वी यादव के बेरोजगारी महारैली करने के ऐलान के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में 13,000 से भी अधिक युवाओं को नौकरी मिलने का रास्ता अब साफ हो गया है। दरअसल बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बीएसएससी की ओर से साल 2014 में शुरू की गई बहाली प्रक्रिया अब जाकर अपने मुकाम पर पहुंचने वाली है। जब बी प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा के जरिए 13,120 पदों पर खाली पड़े पदों के लिए काउंसलिंग जल्द शुरू होने वाली है। यह 7 साल से अधिक समय बीतने के बाद भी इस नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। जब मामले को लेकर अभ्यर्थियों में आक्रोश है, गुस्सा है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बीएसएससी की ओर से प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा को फाइनल रूप देने के लिए काउंसलिंग के जरिए परिणाम जारी कर दी है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में बीजेपी विधायक अपनी ही पार्टी पर जमकर बरस पड़े और उन्होंने भाजपा को बेलगाम और नेतृत्वहीन पार्टी तक बता दिया। यह साथ ही भाजपा विधायक ने कहा है कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को मार्गदर्शक मंडल में भेजने की तैयारी चल रही है। जब बिहार के भाजपा विधायक ज्ञानेंद्र ज्ञानू ने अपनी ही पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा है कि बीजेपी की बिहार इकाई में 2 ही नेता हुए, एक कैलाशपति मिश्रा और दूसरा सुशील मोदी, लेकिन आज सुशील मोदी को अपमानित किया जा रहा है। उन्हें पार्टी के कार्यक्रमों में भी तवज्जो नहीं दी जाती है और वे पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मंच के नीचे बैठते हैं, जहां उनको लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी की तरह मार्गदर्शक मंडल में भेजने की तैयारी चल रही है। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने यह भी कहा है कि सुशील कुमार मोदी के बाद पार्टी में कोई नेता नहीं है और ये नेतृत्वहीन हो गया है। अब बिहार में भाजपा के पास कोई नेतृत्व ही नहीं है। बिहार भाजपा के अध्यक्ष संजय जायसवाल हो या फिर कोई अन्य नेता, किसी का भी पार्टी पर कोई नियंत्रण नहीं है। यहाँ के नेताओं से भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की बात भी नहीं होती है। दोस्तों बात करते हैं कि देश में बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर एजेंडा आज तक के मंच पर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है और व्यंग बाण छोड़े हैं। यह तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी के लोगों को अब महंगाई डायन नहीं भौजाई और महबूबा नजर आती है। इस मुद्दे पर कोई सवाल जवाब नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के लोग महंगाई को उचित करार देते हैं और हर चीज को राष्ट्रहित और हिंदुत्व के मुद्दे से जोड़ दिया जाता है। यह तेजस्वी यादव ने कार्यक्रम के दौरान कहा है कि बिहार
बिहार में आज भी महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। वहीं तेजस्वी यादव ने बिहार में गरीबी और कुपोषण के मुद्दे को लेकर कहा है कि 97% दलित नाला साफ करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, कचरा उठाते हैं। जातिगत जनगणना के बाद ही इनके लिए विशेष योजनाएं बनाकर गरीबी को दूर किया जा सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बीएसईबी ने इंटर और मैट्रिक 2022 के परीक्षार्थियों के लिए तृतीय संशोधित डमी प्रवेश पत्र की गलती सुधार का मौका 6 दिसंबर तक यानी कि आज तक लास्ट डेट है। जहां अगर किसी छात्र के डमी प्रवेश पत्र में विषय कोड, नाम, अभिभावक के नाम, जन्मतिथि आदि में गलती हो तो छात्र उसमें सुधार आज लास्ट डेट है, आज तक कर सकते हैं। बोर्ड द्वारा छात्रों के मोबाइल नंबर पर भी डमी प्रवेश पत्र भेजा गया है। इसके अलावा जिन छात्रों ने अभी तक आवेदन फीस और परीक्षा फीस जमा नहीं किया है वे 9 दिसंबर तक फीस जमा कर सकते हैं। जब बोर्ड की माने तो जिन छात्रों की फीस जमा नहीं होगी उनका प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। आपको बता दूं कि प्रवेश पत्र बीएसईबी मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। दोस्तों अब बात करते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार ने एक बार फिर से बिहार को 2 बड़े सौगात दी हैं। यह दरअसल बिहार में गंगा नदी पर जेपी सेतु के समानांतर एक नया पुल बनेगा। साथ ही पटना के निकट NH 139 से प्रारंभ होकर अरेराज होते हुए बेतिया जाने वाली सड़क को भारतमाला परियोजना में शामिल करने के इसे नए राष्ट्रीय मार्ग 140W के रूप में भी घोषित कर दिया है। इस बात की जानकारी केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट करते हुए दी है। जब केंद्र सरकार के इस फैसले के तहत गंगा में जेपी सेतु के समानांतर जो पुल बनेगा वह 4 लेन का होगा और यह पटना से अरेराज को जोड़ने वाली सड़क पर बनाई जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि आपको सुनकर भले ही अजीब लगे लेकिन बिहार में एक ऐसा भी कलाकार है जो हथौड़े से चित्रकारी करता है, जहां हथौड़े मार करके। इस कलाकार का नाम है सिमोन बर्जर। इस कलाकारी को शटर ग्लास आर्ट बोलते हैं। सिमोन एक स्विस आर्टिस्ट है। इन्हें इस कला का पहला कलाकार माना जाता है। जब बिहार में सिमोन की कला से ही प्रेरणा लेकर शुभम वर्मा ने हथौड़ा थामा है और बिहार कला पुरस्कार के लिए खास कलाकृति तैयार कर रहे हैं। शटर ग्लास आर्ट के कलाकार भारत में कम ही मिलते हैं। शुभम के मुताबिक वे इस कला को बनाने वाले देश के पहले और दुनिया के दूसरे कलाकार हैं। शुभम का यह दावा कितना सच है इसकी पुष्टि तो केडीबी लैब नहीं करता है, लेकिन इतना जरूर है कि इस कला को तैयार करने का अंदाज बेहद मुश्किल और अनोखा है। लेमिनेटेड ग्लास पर तैयार की जाने वाली इस कलाकृति को शीशे पर हथौड़ा मारकर तैयार किया जाता है, जैसे कि आप अपना मोबाइल स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं। इसमें ना तो किसी रंग का इस्तेमाल होता है और ना ही किसी ब्रश का। शीशे पर छेनी और हथौड़ा से ही होने वाली इस कलाकृति को यानी कि कलाकारी को शुभम शीशे पर कभी तेज तो कभी धीमे हथौड़े मारते हैं। ग्लास लेमिनेटेड होने की वजह से पूरी तरीके से टूटता भी नहीं है, लेकिन उस पर क्रैक पड़ जाता है। यही क्रैक धीरे धीरे एक आकृति में बदल जाती है जो देखने में बहुत ही आकर्षक लगती है। NIFT पटना से साल 2018 में ग्रेजुएट शुभम बिहार और झारखंड के उद्योग विभाग से जुड़े विभिन्न योजनाओं में काम कर चुके हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने शटर ग्लास आर्ट बनाना शुरू किया। राज्य कला पुरस्कार के लिए वे जो आकृति बना रहे हैं उसमें उन्होंने बिहार के मानचित्र पर भगवान बुद्ध को उकेरा है। दोस्तों अब बात करते हैं कि कल 7 दिसंबर को IPS अधिकारी शिवदीप लांडे बिहार आ रहे हैं। जब 5 साल बाद 2006 बैच के IPS अधिकारी शिवदीप लांडे अपने मूल कैडर में वापस बिहार आ रहे हैं। वे मंगलवार यानी कि कल 7 दिसंबर को पटना पहुंच जाएंगे। अगले दिन 8 दिसंबर को वे गृह विभाग में अपनी ज्वाइनिंग देंगे। इसके साथ ही वे अभी वेटिंग फॉर पोस्टिंग में रहेंगे। वही बिहार आने से पहले उन्होंने फेसबुक पोस्ट करके महाराष्ट्र की पोस्टिंग के दौरान किए गए अपने काम को बताया है। आपको बता दें कि शिवदीप लांडे मुख्य रूप से महाराष्ट्र के हैं, जो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। बिहार कैडर के IPS अधिकारी हैं और DIG रैंक पर हैं। जब पिछले 5 साल से इंटर स्टेट डेप्यूटेशन के तहत अपने गृह राज्य महाराष्ट्र में थे और वहां के ATS में नंबर 2 की हैसियत में थे। जब बिहार पुलिस में नौकरी ज्वाइन करने के बाद बतौर ASP शिवदीप लांडे की पहली पोस्टिंग नक्सल प्रभावित मुंगेर के जमालपुर में हुई थी। जब पटना में 2 बार CTSP भी रहे हैं। काम करने का इनका अंदाज बिल्कुल अलग है। जब पटना में CTSP रहते हुए उन्होंने मंचलों को खूब सबक सिखाया था। लड़कियां खुद को सुरक्षित महसूस करने लगी थी। जब उस वक्त छेड़खानी की घटनाओं में जबरदस्त कमी आ गई थी। छात्रों के मोबाइल में उनका नंबर जरूर रहता था। पटना से जब उनका अररिया तबादला हुआ तो लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर सरकार के फैसले का विरोध जताया था। जहां ट्रांसफर के बावजूद भी लोगों की दीवानगी उनके प्रति कम नहीं हुई थी। रोहतास में SP रहते हुए शिवदीप लांडे ने खनन माफिया की नींद उड़ा दी थी। जब फिल्मी अंदाज में उन्होंने खुद JCB चलाकर अवैध स्टोन क्रैशरों को नष्ट करना शुरू कर दिया था। इससे माफियाओं में हरकंप मच गया था। इस कार्रवाई के बाद उनका ट्रांसफर कर दिया गया था।
दोस्तों बात करते हैं कि पेन बेचने वाली बच्ची को तेज प्रताप यादव ने आईफोन गिफ्ट किया है। पटना में फुटपाथ पर मासूम बच्ची को देखकर तेज प्रताप यादव ठहरे और 50,000 रुपए का फोन गिफ्ट कर दिया। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं। जब वे शनिवार देर शाम पटना के बोरिंग रोड पर मिठाई खाने निकले, तभी चमचम और क्रीम चॉप के शौकीन तेज प्रताप यादव की नजर कलम बेचती मासूम पर पड़ी। इस पर वे रुक गए और उससे ढेर सारी बातें की। पुनाई चक्की मेघा ने उनको बताया है कि पापा ऑटो चलाते हैं, मैं अभी स्कूल नहीं जाती हूँ, जब पर ट्यूशन पढ़ती हूँ। इसके बाद तेज प्रताप यादव ने उससे गेम के बारे में भी बात की। बातों बातों में उनका अटैचमेंट हो गया और उसको अपना नंबर देने लगे। तभी बच्ची ने बताया है कि मेरे पास मोबाइल नहीं है। इस पर तेज प्रताप यादव उस बच्ची को लेकर मोबाइल की दुकान पर पहुंच गए और आईफोन खरीद दे दिया, जहां उसकी कीमत लगभग 50,000 रुपए थी। मोबाइल देने के बाद तेज प्रताप यादव ने बच्ची से कहा है कि फोन पर खूब मन लगाकर पढ़ाई करना, गेम कम खेलना। बच्ची से बात का वीडियो भी तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। तेज प्रताप यादव ने बच्ची को अपना मोबाइल नंबर भी लिखकर दे दिया, जहां साथ ही आईफोन कैसे काम करता है और इसे कैसे चार्ज किया जाता है इसकी भी जानकारी दी। दोस्तों अब बात करते हैं कि अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले उत्तर प्रदेश के उन्नाव से भारतीय जनता पार्टी के सांसद एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। यह भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने असदुद्दीन ओवैसी के लिए बेहद अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल किया है। उन्होंने ओवैसी को गीदड़ बता दिया है। यह सांसद साक्षी महाराज ने शनिवार को खेल स्पर्धा प्रतियोगिता के मौके पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुंचे थे। उस दौरान उन्होंने AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर जमकर हमला बोला। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने ओवैसी पर हमला बोलते हुए कहा कि वह गीदड़ है और गीदड़ लोग धमकी देते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि आने वाले समय में उनका इलाज होने वाला है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि जातिगत जनगणना के बिना सही आंकड़े जुटाए कई वर्ग विशेष के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक पिछड़ेपन को दूर करना संभव नहीं है। उन्होंने कहा है कि हिंदू मुस्लिम की गिनती होती है, पेड़ शेर बाघ की गिनती होती है, तो फिर जातियों की गणना क्यों नहीं हो सकती है, इंसानों की गणना क्यों नहीं हो सकती है। योजना बनाने के लिए ये जरूरी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शनिवार को दिल्ली के एक चैनल से बात कर रहे थे, जहां उन्होंने कहा है कि मैं चाहता हूं कि जाति, धर्म और क्षेत्र की बजाय नौकरी, रोजगार, महंगाई, उद्योग धंधे, गरीबी, बेरोजगारी, किसान, किसानी, विकास पर बात हो। लेकिन बात किस पर होती है? तालिबानी जमात, हिंदू मुसलमान, लव जिहाद, शाहरुख खान का बेटा इत्यादि पर। बेरोजगारी देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि हमने इस मुद्दे को सर्वप्रथम देश में उठाया था। बिहार में 5 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि साल 2014 में RSS के मोहन भागवत ने कहा था कि कई 100 सालों बाद हिंदुओं का राज आया है। अब 2021 में कह रहे हैं कि हिंदू पहले से कमजोर हुआ है। वे कहना क्या चाहते हैं भाई? क्या मोदी राज में वे कमजोर हो गए हैं? दोस्तों बात करते हैं कि देश में अभी रबी फसलों की बुआई का सीजन चल रहा है, जहां हमारे किसान जमकर बुआई कर रहे हैं। देश के कुछ हिस्सों में बुआई का काम पूरा हो चुका है, तो कुछ जगह ये चरम पर है। अक्टूबर के मध्य में हुई बारिश के कारण कई क्षेत्र में रबी की बुआई में देरी हुई है। इसके बावजूद भी पिछले साल की तुलना में आंकड़े अधिक है। जहां वही दलहन और तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की सरकार की कोशिशों को भी किसान बल दे रहे हैं। 3 दिसंबर तक के आंकड़े से पता चलता है कि गेहूं के साथ ही दलहन और तिलहन के रकबे में बढ़ोतरी हुई है, जहां सबसे ज्यादा वृद्धि तिलहन के क्षेत्र में देखने को मिल रही है। कृषि मंत्रालय के 3 दिसंबर 2021 तक के आंकड़ों के मुताबिक देश में गेहूं की बुआई पिछले साल के इसी अवधि के मुकाबले 7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अधिक हुई है। जहां मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश में अभी तक पिछले साल से अधिक बुआई हुई है। दोस्तों बात करते हैं कि देश में मोबाइल से किए जाने वाला पेमेंट ATM से किए जाने वाले कैश विड्रॉल को पार कर चुका है। ये जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिटनेस से जुड़े कार्यक्रमों में दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि देश में पिछले साल मोबाइल पेमेंट ATM कैश विड्रॉल को पार कर चुका है। उन्होंने कहा है कि बगैर किसी बैंक शाखा के पूर्ण डिजिटल बैंक देश में अब हकीकत का रूप ले चुका है और आने वाले 10 सालों में ये सामान्य बात बनकर रह जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने दुनिया को बता दिया है कि किसी भी टेक्नोलॉजी को अपनाने या फिर उसके इर्द गिर्द इनोवेशन में उसका कोई सानी नहीं है। डिजिटल इंडिया के चलते गवर्नेंस में इनोवेशन, फिटनेस सॉल्यूशन के लिए नए दरवाजे खुले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया है कि 2014 से पहले 50% से कम लोगों के पास बैंक खाते थे, लेकिन 7 सालों में 43 करोड़ जनधन खाते खोलकर सबको बैंक खातों से जोड़ दिया गया। अब तक 69 करोड़ रुपए कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिस पर पिछले साल 1.3 अरब ट्रांजैक्शन हुए थे। जब पिछले महीने UPI के जरिए प्रोसेसेस 4.2 अरब ट्रांजैक्शन किया गया।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत 15 योजनाओं का शिलान्यास और 12 योजनाओं का उद्घाटन किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत अलग अलग जिलों में 15 योजनाओं का उद्घाटन और कई योजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जब से हम लोगों को बिहार में काम करने का मौका मिला, हम लोगों ने नगरों के विकास, उनकी लगातार प्रगति और सुधार को लेकर काफी काम किया है। उन्होंने कहा कि साल 2005 में बिहार में सिर्फ 112 शहरी निकाय थे, जो साल 2021 में बढ़कर 258 हो गए हैं। 2005 में शहरी निकायों की आबादी लगभग 81,49,000 थी, जो साल 2021 में बढ़कर 1,58,71,000 हो गई है। कई नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों का गठन किया गया है। इसमें ग्रामीण इलाकों को भी शहरी क्षेत्र में शामिल किया गया है। साल 2006 हम लोगों ने पंचायती राज चुनाव में महिलाओं को 50% का आरक्षण का प्रावधान किया। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने एएनएम भर्ती 2016 के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग को लेकर नोटिस जारी किया है। जहां बीएसएससी की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि एएनएम भर्ती के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 14 और 15 दिसंबर को होगी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने अपनी वेबसाइट bssc.bihar.gov.in/ जारी नोटिस में काउंसलिंग के जरिए बुलाए गए उम्मीदवारों के रोल नंबर भी दिए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विधानसभा में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के विधायकों द्वारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम नहीं गाने पर विवाद जारी है। जहां शनिवार को बिहार बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व विधायक मनोज शर्मा ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अख्तरुल ईमान खैर मनाई कि भारत जैसे खूबसूरत लोकतंत्र में चुनकर जीतकर वे विधानसभा पहुंचे हैं, नहीं तो जिसकी ये फिरका परस्ती कर रहे हैं वहां 2 मिनट भी रहने की इजाजत नहीं मिलती। बेआबरू करके निकाल दिए जाते या फिर वहां के किसी भी जेल में सरा दिए जाते, सर रहे होते। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि अख्तरुल ईमान ने राष्ट्रगीत का ही अपमान नहीं किया है, उन्होंने भारत जैसे विशाल राष्ट्र का भी अपमान किया है। ऐसे लोग खाते तो भारत का हैं, लेकिन गाते पाकिस्तान का है। अख्तरुल ईमान को लगता है कि वे राष्ट्रगीत नहीं गा सकते हैं, तो फिर वे अपने आकाओं के देश में चले जाएं, वहां उन्हें इसकी स्वतंत्रता मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि ये भाषा अख्तरुल ईमान की नहीं है, ये भाषा ओवैसी की है। तुष्टिकरण की राजनीति के सहारे लोकसभा विधानसभा में पहुंचने वाले ये लोग भारत के लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं। राष्ट्रगीत भारत के एकता और अखंडता का प्रतीक है। ये फिरका परस्त लोग धर्म से जोड़कर इसका अपमान कर रहे हैं, जबकि राष्ट्रगीत से बढ़कर कोई गीत नहीं हो सकती है। ऐसे लोग समाज में द्वेष पैदा कर रहे हैं। बीजेपी ने मांग की है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ऐसे बड़बोले विधायक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। ऐसे लोग राष्ट्र और समाज के लिए खतरा है। ये लोग लोकतंत्र के मंदिर में पहुंचकर गंदगी फैला रहे हैं। ऐसे लोगों पर संवैधानिक रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि जातीय आधारित जनगणना के मुद्दे पर बिहार की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए पूरे आंदोलन की बात कही है। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार जातीय आधारित जनगणना नहीं कराने के मोड में है। लालू प्रसाद यादव ने दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि SC/ST की आबादी बड़ी है, सरकार को उन्हें नौकरी देनी पड़ रही है, इसीलिए केंद्र सरकार ने योजना बना रही है कि जातीय आधारित जनगणना न हो। लालू प्रसाद यादव ने जातिगत जनगणना पर जोर देने की बात कही है। लालू प्रसाद यादव ने इस मुद्दे पर मोदी सरकार और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। दोस्तों भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बारे में पता चलने के बाद जहां एक ओर डर और चिंता का माहौल बना हुआ है, वहीं एक सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जब सर्वे के दौरान पता चला है कि भारत में केवल 2% लोगों ने ही माना है कि उनके इलाके में या फिर शहर जिले में लोग मास्क पहनते हो। सर्वे में खुलासा हुआ है कि मास्क पहनने का नियम का अनुपालन निचले स्तर पर बना हुआ है। डिजिटल प्लेटफॉर्म लोकल सर्किल द्वारा किए गए एक सर्वे के अनुसार 3 में से 1 भारतीयों का कहना है कि उनके इलाके में यानी कि उनके इलाके के ज्यादातर लोग अपने घरों से बाहर निकलते समय मास्क नहीं पहनते हैं। किए गए इस सर्वे में भारत के 364 जिलों में रहने वाले 25,000 से ज्यादा लोगों की प्रतिक्रिया मिली है। यह सर्वे के मुताबिक 29% लोगों ने कहा है कि मास्क पहनने के नियम का पालन करने की दर काफी अधिक है। मास्क पहनने की दर सितंबर में गिरकर 12% तक आ गई। दोस्तों बात करते हैं कि रबी फसल की बुआई की तैयारी में जुटे बिहार के किसान जबरदस्त तरीके से परेशान है। जहां उन्हें खेत में डालने के लिए खाद नहीं मिल पा रही है, जब बिहार में जरूरत के मुताबिक खाद की आपूर्ति नहीं हो पाई है। जब नतीजा यह है कि खाद दुकानों पर एक दिन पहले ही कतार लग रही है। जब दूसरी तरफ बिहार सरकार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने सदन में दावा किया था कि बिहार में खाद की कोई किल्लत नहीं है। इस पर आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने बिहार सरकार और केंद्र सरकार को जबरदस्त घेरा है। उन्होंने कहा कि बिहार के कृषि मंत्री हसुआ के विवाह में खुरपी का
गीत गा रहे हैं। आरजेडी ने बिहार के डीएपी खाद की कमी का मुद्दा उठाया है। आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने बिहार सरकार को नसीहत दी है कि वे तत्काल केंद्र से बात करें और इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द निकालें। उन्होंने कहा कि बिहार में डीएपी के लिए किसान बेचैन हैं, किसान परेशान हैं, इधर उधर भटक रहे हैं लेकिन नहीं मिल पा रही है। धान की कटनी हो चुकी है, किसानों ने रबी के लिए खेत तैयार कर लिया है लेकिन बुआई की समस्या आ रही है। शिवानंद तिवारी ने कहा कि रबी की बुआई के लिए जरूरी डीएपी बाजार में उपलब्ध नहीं है। तैयार खेत अब उखड़ने लगे हैं, दुकानों पर खाद मिल नहीं रहा है, जहां तहां हंगामा हो रहा है। बिहार में गेहूं के अलावा आलू का उत्पादन भी बड़े पैमाने पर होता है। मुख्यमंत्री का जिला नालंदा तो आलू के उत्पादन के लिए देश भर में जाना जाता है। आलू की खेती के लिए गेहूं से भी 2 गुना ज्यादा डीएपी खाद की जरूरत होती है। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि मंत्री कह रहे हैं कि खाद की किल्लत नहीं है, यूरिया उपलब्ध है। रबी की बुआई के लिए तो डीएपी चाहिए ना। हसुआ के विवाह में खुरपी का गीत गाया जा रहा है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार के बल पर अकुत संपत्ति अर्जित करने वाले अफसरों की अवैध कमाई की कोई सीमा नहीं है। यह बात उस समय चरितार्थ हो गई जब बिहार निगरानी विभाग की टीम ने सासाराम के पूर्व नगर आयुक्त और डीएसएलआर राजेश गुप्ता की राजधानी पटना स्थित बैंक ऑफ इंडिया की शाखा के लॉकरों को खोला। राजेश गुप्ता की पत्नी अमिता रानी गुप्ता के नाम ये बैंक लॉकर पटना के बोरिंग रोड में स्थित बैंक ऑफ इंडिया शाखा में है। जब निगरानी विभाग की टीम ने जब इस बैंक लॉकर को खोला तो फिर उसके पदाधिकारी तस्वीर देखकर हैरान रह गए। जब बैंक लॉकर के अंदर से सोने की 29 अंगूठियां, 27 कान की बाली, 3 नेकलेस, 4 सोने की चैन, 1 गिल्ली, 14 सोने के सिक्के और 3 सोने के बिस्किट के साथ ही चांदी के करीब 1.25 किलो आभूषण जब्त किए गए। लॉकर के अंदर मिले आभूषण को निगरानी विभाग ने जब वैल्यूर को बुलाकर इसकी कीमत लगाई तो ये 47,36,000 से भी अधिक का हुआ। आपको बता दूं कि निगरानी विभाग ने राजेश कुमार गुप्ता के घर पर 27 नवंबर को छापेमारी की थी, जिसमें करीब 22 लाख रुपए नगद 1.5 किलो सोना जब्त किया गया था। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में पटना जिला सहित 8 जिले में करीब 150 बालू घाटों की बंदोबस्ती प्रक्रिया पूरी हो गई है। इसमें पटना, भोजपुर, सारण, औरंगाबाद, रोहतास, गया, जमुई और लखीसराय जिला शामिल है। इन जिलों में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त बालू घाटों के संचालन के लिए बिहार राज्य खनन निगम लिमिटेड द्वारा ई नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से बंदोबस्तधारियों का चयन किया गया है। कागजी कार्रवाई के बाद बालू खनन अगले सप्ताह से शुरू हो जाएगा। इससे उचित दर पर बालू की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि मुंगेर बीएसआरटीसी के जिला कार्यालय के काम कर रहे कर्मी हर वक्त डर के साया में काम करते हैं। जहां यहाँ के जर्जर भवन कर्मियों पर काल बनकर गिर सकता है। शनिवार को कार्यालय के कामकाज की पड़ताल करने केडीबी लैब की टीम कार्यालय में पहुंची। जहां कर्मियों के चेहरे पर डर दिखा। जहां ये डर सिर्फ कर्मियों की नहीं बल्कि निगम अधीक्षक के चेहरे पर भी नजर आया। परिवहन निगम की बुकिंग शाखा में पहुंचने पर वहां कार्यरत कर्मी राकेश कुमार गुप्ता हेलमेट पहनकर काम करते दिखे। बातचीत में उन्होंने अपने डर का जिक्र किया। बुकिंग शाखा के बाद लेखा शाखा पहुंचने पर वहां भी रोकरपाल, निरंजन कुमार, चंदन गुप्ता और राजेश कुमार हेलमेट पहनकर काम करते नजर आए। जहां इन लोगों ने कहा है कि पता नहीं कब जर्जर छत टूटकर सर पर न गिर जाए, इसीलिए मजबूरी में हेलमेट पहनकर काम करना पड़ता है। दोस्तों, बात करते हैं कि पटना सहित बिहार के सभी जिलों में आए दिन जमीन का बंटवारा होता रहता है, लेकिन सही जानकारी नहीं होने के कारण बंटवारे के बाद घर में लड़ाई झगड़े की स्थिति बनी रहती है और बंटवारे की भूमि विवाद का कारण बन सकती है। खबर के अनुसार बिहार सरकार बिहार में भूमि विवाद को खत्म करने के लिए कई तरह के बड़े बड़े फैसले ले रही है। इसी बीच एक खबर आ रही है कि सरकार बहुत जल्द पारिवारिक जमीन बंटवारे को लेकर भी नया कानून बनाएगी ताकि बिहार में जमीन का बंटवारा सही तरीके से हो सके। नए नियम अनुसार जमीन के बंटवारे में परिवार के सदस्य के साथ पंचायत के लिए गठित समिति में मुखिया, हारे हुए मुखिया और वार्ड सदस्य का होना जरूरी होगा। इनकी उपस्थिति में जमीन का बंटवारा किया जाएगा। साथ ही साथ बंटवारे के बाद सभी भाइयों के नाम से अलग अलग कागज तैयार किए जाएंगे। जब बिहार में जमीन बंटवारे की समस्या को खत्म करने के लिए सरकार ये नया नियम बनाने जा रही है। इस नियम में बहुमत के आधार पर बंटवारे को प्रावधान किया जा रहा है। इससे पारिवारिक मतभेद खत्म होगा और भूमि विवाद में कमी आएगी। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही लाख सख्ती कर ले, लेकिन उनकी ही सरकारी मुलाजिम शराबबंदी के नियम कानून को रोज चुना लगा रहे हैं। जब नशा त्याग और नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले एक ऐसा ही गुरुजी यानी कि सरकारी शिक्षक शुक्रवार की देर रात शराब बेचते हुए पकड़े गए। जब शिक्षक शराब बेचते हुए पकड़े गए, वो भी रंगे हाथों। जब खास बात यह है कि यह शख्स 10 साल के दौरान दूसरी बार शराब बेचने के जुर्म में जेल भेजे गए। मामला बिहार के बगहा से जुड़ा हुआ है और आरोपी राजकीय बुनियादी विद्यालय मधुबनी के प्रधान शिक्षक है जिनका नाम सुरेंद्र गुप्ता है।
दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में कोरोना की दूसरी और तीसरी लहर में जान गंवाने वालों का आंकड़ा बढ़कर 12,089 पर पहुंच गया है, जो अब तक 9,664 पर थी। गवर्नमेंट ने यह परिवर्तन 6 माह में दूसरी बार किया है। जब स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 2 दिसंबर तक बिहार में कोविड से हुई मौतों का आंकड़ा 9,664 थी। वहीं 3 दिसंबर को 2425 अन्य लोगों को इसमें जोड़ दिया गया है। जब सरकारी आंकड़ों में यह परिवर्तन पटना हाईकोर्ट की फटकार के बाद किया गया है, जहां हाईकोर्ट में बक्सर में कोविड-19 से हुई मौतों को सरकारी संख्या में शामिल न करने पर सरकार को फटकार लगाई थी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक नीतीश सरकार ने अधिकारियों को याद दिलाते हुए कहा है कि साल 2013-14 में ग्रेटर पटना बनाने के लिए इससे जुड़ी योजनाएं तैयार हुई थी। इस पर तेजी से काम होना चाहिए। खबर के अनुसार पटना स्मार्ट सिटी और नगर विकास विभाग की योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास समारोह के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये बातें कही है। साथ ही साथ ग्रेटर पटना बनाने पर भी जोर दिया है ताकि इस परियोजना को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। आपको बता दें कि पटना की 7 प्रखंडों की 2600 एकड़ भूमि ग्रेटर पटना का हिस्सा बनेगी। इसमें करीब 500 गांव लाभान्वित होंगे। ग्रेटर पटना में सबसे बड़ा हिस्सा मनेर का होगा। इस प्रखंड की 480 एकड़ भूमि ग्रेटर पटना के हिस्से में आ जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि बेगूसराय में रविवार सुबह नगर थाने में 200 मीटर की दूरी पर डकैती हो गई। 6 नकाब पहने हथियार से लैस अपराधियों ने आभूषण और कपड़ा व्यवसायी के घर डाका डाला। इसमें करीब 50 लाख रुपए संपत्ति की लूट की बात कही जा रही है। यह घटना रतनपुर ओबी क्षेत्र के हीरालाल चौक में स्थित मियाचक वार्ड संख्या 34 की है। डकैती का विरोध करने पर डकैतों ने घर के लोगों को बंधक बनाकर उनके मुंह पर टेप चिपका दिया और उसके साथ मारपीट भी की। वहीं एक युवक को चाकू से गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल युवक की पहचान कपिलेश्वर मंडल के पुत्र राजीव रंजन मंडल के रूप में हुई है। पीड़ितों ने बताया है कि सुबह अचानक करीब 6 लोग हथियार के साथ घर में घुस आए। सभी ने अपने चेहरे को ढक रखा था। बदमाशों ने घर में घुसते ही सबसे पहले परिवार के सभी लोगों को बंधक बना लिया, उसका मुंह बांध दिया। इसके बाद सभी रूम में लूटपाट की। तिजोरी का ताला तोड़कर सामान निकालने लगा। दोस्तों बात करते हैं कि मुजफ्फरपुर में स्थित आई हॉस्पिटल में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद आंख गंवाने वालों को बिहार सरकार मुआवजा दे सकती है। इस सिलसिले में मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन द्वारा किए गए प्रस्ताव पर राज्य सरकार विचार कर रही है। बिहार में अब तक 15 व्यक्तियों की आंख निकाली जा चुकी है। कुल 65 व्यक्तियों का एक दिन में मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया था। स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार पीड़ितों को मुआवजा दिए जाने को लेकर बिहार सरकार के स्तर पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस NV रमन ने कहा है कि मामलों के निपटारे के लिए कोर्ट में जाने का विकल्प आखिरी होना चाहिए। उससे पहले हमें मध्यस्थता जैसे वैकल्पिक विवाद समाधान यानी कि ADR के तरीकों का इस्तेमाल करने की कोशिश करना चाहिए। चीफ जस्टिस NV रमन ने कहा है कि अलग अलग क्षमताओं से 40 सालों से अधिक के अपने कानूनी पेशे के अनुभव के बाद मेरी सलाह है कि आपको अदालत में जाने का विकल्प अंतिम उपाय के तौर पर रखना चाहिए। मध्यस्थता और सुलह के ADR विकल्प पर गौर करने के बाद ही इस आखिरी उपाय का इस्तेमाल कीजिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि अगर निजी जीवन में विवाद पैदा होता है तो फिर उन्हें उन लोगों को नजरअंदाज करके हल किया जा सकता है जिन्हें हम पसंद नहीं करते हैं। अगर इससे भी हल ना निकले तो फिर मानसिक शांति के लिए कुछ पैसा खर्च किया जा सकता है। एक विवेकपूर्ण व्यक्ति विवादों के सौहार्दपूर्ण तरीके से हल करने का रास्ता खोजने की कोशिश करता है। अगर इससे भी हल ना निकले तो सुप्रीम कोर्ट ऑप्शन बचता है। दोस्तों बात करते हैं कि किसान नेता राकेश टिकैत ने शनिवार को संकेत दिया है कि उनका अगला कदम सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के खिलाफ एक आंदोलन शुरू करना हो सकता है। जब किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि इस संबंध में एक विधेयक 6 दिसंबर को शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में पेश किया जाना है, यानी कि आज। राकेश टिकैत ने शनिवार को ट्वीट करते हुए कहा है कि आंदोलन की शुरुआत में हमने चेतावनी दी कि अगला नंबर बैंकों का होगा। जब परिणाम देखे 6 दिसंबर को जनता के निजीकरण के बिल सेक्टर में बैंकों को संसद में पेश किया जा रहा है। निजीकरण के खिलाफ पूरे देश में एक साझा आंदोलन की जरूरत है। आपको बता दें कि राकेश टिकैत उन नेताओं में से है जिन्होंने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में 3 कृषि कानूनों को वापस कर लिया, जहां वापस लेने की घोषणा की। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कानून किसानों के पक्ष में है, लेकिन किसी तरीके से उनकी सरकार किसानों के एक वर्ग को समझाने में नाकामयाब रहे।
दोस्तों अब बात करते हैं कि आरजेडी 6 दिसंबर यानी कि आज सोमवार को बाबरी मस्जिद शहादत दिवस मनाएगा। यह पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बाबरी मस्जिद शहादत दिवस का आयोजन किया जाएगा। आज के दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि भी मनाई जाएगी। इन्हीं आयोजनों की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह करेंगे। पार्टी के तमाम नेताओं को इसके लिए आमंत्रित किया गया है। आपको बता दें कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचों को गिरा दिया गया था, यानी कि बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था। इसके बाद से इस तारीख को अलग अलग संस्था और संगठनों की ओर से बाबरी मस्जिद शहादत दिवस का आयोजन होता रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जब इस मसले पर फैसला आ गया, उसके बाद पहली बार आरजेडी की ओर से आयोजन इस बार किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो बाबरी मस्जिद शहादत दिवस मनाने का फैसला पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने किया है, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर इसे बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, खासकर मुसलमानों को साधने के लिए। यह जानकारी की माने तो इस आयोजन को लेकर राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी अपने विरोधियों के निशाने पर आ सकता है। जहां आरजेडी के इस आयोजन के बाद कोर्ट के फैसले पर एक नई बहस शुरू हो सकती है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना सहित बिहार के सभी जिलों की शिक्षकों को बहुत जल्द 15% बड़े वेतन का भुगतान किया जाएगा। इसको लेकर विभाग के स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई है। खबर के अनुसार 3,50,000 शिक्षकों और पुस्तकालय अधीक्षकों के वेतन निर्धारण के लिए गजट जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन कैलकुलेटर से शिक्षकों और पुस्तकालय अधीक्षकों के वेतन निर्धारण किया जाएगा। साथ ही साथ 1 अप्रैल 2021 से इन्हें 15% बड़े वेतन का लाभ मिलेगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। जब भारत के प्याज उत्पादन में बिहार चौथे स्थान पर आ गया है। इसके साथ ही देश भर के प्याज उत्पादन में बिहार की कुल हिस्सेदारी लगभग 6% हो गई है। निश्चित तौर पर बिहार जैसे राज्य के लिए ये बड़ी खबर है, जहाँ कई बार प्याज की किल्लत की खबर सामने आती रहती है, आई थी। जब बिहार में लगभग 58 लाख हेक्टेयर खेत में प्याज की खेती होती है और लगभग 13 से 14 लाख टन प्याज का उत्पादन होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा नालंदा और पटना जिला में प्याज का उत्पादन होता है। जब फिलहाल बिहार का प्याज देश के दूसरे राज्यों के साथ साथ बांग्लादेश में भी निर्यात होता है, जहां बिहार के प्याज का काफी डिमांड है। जब बिहार के कृषि मंत्री अमरिंदर प्रताप सिंह ने इस बात को लेकर खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि प्याज का बढ़ता उत्पादन बिहार में कृषि के विकास को दर्शाता है। हमारी सरकार ये पूरा प्रयास करेगी कि प्याज उत्पादन करने वाले किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। इसके लिए बड़े पैमाने पर प्रोसेसिंग और भंडारण क्षमता बढ़ाई जाएगी, ताकि किसानों का प्याज बर्बाद ना हो। और प्याज का प्रोसेसिंग बिहार में बड़े पैमाने पर होने से किसानों को भी काफ़ी फायदा होगा। इसके लिए सरकार प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए प्रोत्साहित भी करेगी। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।